जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की क्लास में। और आज हमारा मॉक टेस्ट 2 है। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं आप सभी को इंग्लिश के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। और ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए। और उसी पैटर्न पर आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 20 मिनट में आप उनको करना होता है। और इसमें आप सभी को आंसर की भी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। अच्छा, इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। उस पर आपको टाइम से पहले इसकी पीडीएफ भेज दी जाती है मॉक टेस्ट की। उसके बाद आप खुद मॉक टेस्ट लगाते हैं, फिर देखते हैं आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए और कहाँ आपने गलती की। उसके लिए ये वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, उस डिमांड पर मैं ये वाले टेस्ट लेकर आया हूँ ताकि आपको एक क्लियरिटी हो सके। अभी टाइम बहुत है और तब तक हम कम से कम 30+ मॉक टेस्ट कर लेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं आता। और हमारा एग्जाम कब है? 18 अक्टूबर। या तो 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 3 दिन में हो सकता है, या फिर 18 अक्टूबर को 1 दिन में ही हो सकता है। वो भी डिसाइड नहीं है। और डिसाइड भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके साथ साथ आप और भी क्लासेस देख सकते हैं, टेंस की या फिर चैप्टर वाइज टॉप 100 सीरीज है अलग से, और कमांडो सीरीज टॉपिक वाइज। आप यदि इन क्लासेस को करना चाहें तो कर सकते हैं, और वो क्या भी याद करना चाहें तो वो भी है। तो कंटेंट बहुत है, बस ये याद रखना है इंग्लिश में फेल नहीं होना। इंग्लिश में मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 20 आउट ऑफ 20 रहने वाला है, जिसमें से 18+ की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी, और 2 नंबर आप अपने ऊपर ले लीजिए कि हाँ हम भी तो मेहनत करेंगे कुछ। तो चलते हैं आज के सॉल्यूशन में। ये ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी जाएगी ताकि आप समझ सको कि आपने गलती कहाँ की थी। यदि आपको डिटेल चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लास देखनी होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है आर्टिकल के बेस पर, और फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप पढ़ लेना। पढ़ने में टाइम जाए तो कोई नहीं, एक बार देखकर उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि क्या डिमांड की गई है। तो डैश गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि आर्टिकल में या फिर जो भी रिवर्स होती हैं हमारी, चाहे देश की हो विदेश की हो, तो उनसे पहले हमारा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। ना तो ए यूज होता, ना देन, ना एन यूज होता। हमारा यूज होगा द आर्टिकल। तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, तो कोई सी भी नदी हो, कोई सी भी रिवर हो, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन है ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यही आ जाता है, यदि आपको कोई नाउन या कोई वर्ड वोवेल साउंड प्रोवाइड कराता है तो उससे पहले हम एन आर्टिकल यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल पढ़ा जाता है, बेशक ये एच से स्टार्ट हो लेकिन ऑनरेबल है, तो इसलिए ये वोवेल साउंड प्रोवाइड करा रहा, तो ए का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे, दा का यूज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल ईच ब्लैंक्स। अब हमें प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए। ही रज्ड डैश द रूम इन, इनटू, टू और फोर। यदि कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यदि रूम में ऑलरेडी है तो हम इनका यूज कर सकते हैं। बट 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 नहीं होगा। बट जब भी हम किसी एक ऐसी चीज की बात करते हैं कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो किसी के अंदर जा रहा है, इन जा रहा है, तो हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो जैसे हम जंप इनटू द रिवर कह सकते हैं। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट अंदर जाता है या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम इनटू से यूज करते हैं। तो द ही रज्ड इनटू द रूम सही होगा। उसके बाद फोर्थ चलते हैं। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, और मैं वहाँ आपको और अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ, नोट्स और आपकी तैयारी को देखता रहूंगा और मॉनिटर करता रहूंगा। तो हमारा नंबर है, आप लिख सकते हैं 7017531013। तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट हो सिलेक्शन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, या फिर अभी आगे चल के एडमिट कार्ड वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और या कमेंट बॉक्स में मैसेज करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस। अब देखिए आप सभी ने पढ़ रखा कि की के बाद क्या आता है, की टू सक्सेस होता है। तो की टू सक्सेस,
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द डेजर्ट वी कैन वॉक। अब यहाँ पर वर्ड आया कि इन द डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, वी कैन वॉक डैश फीट। अब यहाँ पैरों की बात की गई, फीट है, तो हम रेगिस्तान में क्या नहीं हो सकते, नंगे पैर नहीं चल सकते। तो बट देखिए बियर, ये BEAR का मतलब होता है सहन करना। क्या है जी, सहन करना। या फिर भालू भी एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है तो बियर। और BEER, बियर का मतलब होता है शराब। आपने बियर देखी होगी, वो शराब से रिलेटेड है ये, तो ड्रिंकिंग। उसके बाद हम देखते हैं बेयर, बेयर का मतलब होता है नंगे पैर, नंगे पैर। तो आपको ये सब करने के लिए इनका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है बियरिंग, बियरिंग हो जाता है सहनशीलता, सहनशीलता। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर सुटेबल फिलिंग द ब्लैंक्स क्या बैठ रहा है, नंगे पैर। हम डेजर्ट में नंगे पैर तो नहीं चल सकते, ठीक है बच्चों। यदि आपको इनके मीनिंग पता होंगे तो आप कर ले जाओगे, अच्छे तरीके से कर दोगे इसे। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं, द पैट्रियोट्स ऑलवेज डैश फॉर देयर कंट्री। अब यहाँ पर आया डाइड, डाई, डाई और आर डाइंग। ये बताइए जो पैट्रियोट होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो अपने देश के लिए जान देते हैं, ठीक है, मरते हैं। तो जो पहले भी मरते थे, अब भी मरते हैं और आगे भी मरते रहेंगे, तो यानी कि कुर्बानियां होती रहेंगी देश के नाम पर। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर जो ऑलवेज चल रहा है या चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ डाइड, तो ये तो सेकेंड फॉर्म है, और ये DYE का मतलब होता है रंगना। क्या है बच्चों, रंगना। तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड होगा वो है डाई। और हम भी अपने देश से प्यार करते हैं, और आप भी अपने देश की सेवा करने के लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, एंशिएंट। अब यहाँ पर क्या बताना है, एक बार नजर जरूर मार लें, गलती ना कर दें कि जहाँ पर एंटोनिम्स पूछा हो वहाँ सिनोनिम्स लगाए जाए, जहाँ सिनोनिम्स पूछा हो वहाँ पर एंटोनिम लगाए आए। तो ऐसे गलती मत करना, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ होती है और एक नंबर से वो रह भी जाते हैं। तो हमारे पास वर्ड आया एंशिएंट। अब एंशिएंट का मतलब क्या होता है, एंशिएंट का मतलब होता है बच्चों प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना। अब इसमें न्यू का मतलब होता है नया, रिसेंट का मतलब हो गया हाल फिलहाल में, लेटेस्ट का मतलब भी हाल फिलहाल। मतलब ये सिनोनिम्स हो सकते हैं आपस में, ये सिनोनिम हो सकते हैं आपस में। बट एंशिएंट प्राचीन है, तो इसका मॉडर्न आएगा सिनोनिम, एंटोनिम्स। क्लियर है। चलिए मॉडर्न का मतलब है नया, ट्रेंडिंग में। उसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन, ब्रूटल। अब ब्रूटल के बारे में बताइए। इसका मतलब होता है निर्दय, निर्दय का मतलब है क्रूर, ठीक है बच्चों। निर्दय मतलब जिसे दया ना हो, क्रूर कह सकते हैं। तो इसका हमें एंटोनिम्स बताना, मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इसमें देखिए क्रूर आ जाएगा, क्रूर तो हमारा इसका सिनोनिम है काइंड, अच्छा पर्सन होता है, ठीक है। विशियस, अब देखिए विशियस को देखिए क्या कहते हैं, पापी कहते हैं, दुष्ट या पापी। तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। जेंटल, जेंटल होता है हमारा अच्छा व्यक्ति। तो यहाँ पर जो भावनाओं से रिलेटेड आएगा, फीलिंग से रिलेटेड आएगा, वो है काइंड पर्सन, ठीक है बच्चों। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, 9th है हमारा डेलिकेट। अब डेलिकेट का मीनिंग बताइए क्या है। डेलिकेट का मीनिंग होता है नाजुक। क्या है बच्चों, नाजुक। अब नाजुक को हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं, फ्रेजाइल। तो यदि आप बच्चों बताओगे तो मैं सिनोनिम्स की अलग से सीट लेकर, क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें टॉप मोस्ट सिनोनिम्स कराए जाएंगे, ताकि वो आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे तरीके से कर सके। अब हमारे पास जो वर्ड है, इसका एंटोनिम बताना है। स्मूथ तो मतलब होता है आसान, सुगम। इसके बाद टेंडर, टेंडर का मतलब भी फ्रेजाइल होता है, मतलब हल्का होता है या फिर नाजुक होता है। और फ्लेक्सिबल भी चेंजेबल होता है। तो हमारा आंसर होगा हार्ड। तो डेलिकेट, नाजुक, हार्ड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखिए क्या बताना, रोंगली स्पेल्ट वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जो रोंगली स्पेल्ट हो। अब देखिए अम्ब्रेला की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लगेज की सही है, बिगनिंग की भी सही है। अब गलती किस में, अटेंडेंस में। और कहाँ पर गलती है, इसको जरा ध्यान से देखना बच्चों। ऐसे भी दे देता है वो, अटेंड, ANDENC, अटेंडेंस। तो ये भी गलत होता है। तो सही स्पेलिंग होती है ATTENDANC, अटेंडेंस। तो ये सही होगी, यहाँ पर ई की जगह ए आएगा, तो अटेंडेंस। तो स्पेलिंग पर भी आप ध्यान रखें, और एक नंबर ऐसे ही इंक्रीज हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। चलिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम्स। ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताना। तो ईडियम की मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें टॉप 100 ईडियम्स मैं कराने वाला हूँ आप सभी को। तो ये है टू फेस द म्यूजिक मीन्स। अब
टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि जो आपने करनी करी है ना उसका परिणाम भुगतना, या फिर जो आपने गलत करा है उसका परिणाम भुगतना। तो यहाँ पर आएगा हार्डशिप, इसका मतलब है परिणाम भुगतना। ठीक है बच्चों, चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, एरर बतानी है हमें, रॉन्ग पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इसमें ये बताना कि यदि किसी में एरर है ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग तो आप लगाइए, वरना नो एरर कह सकते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं हम, आई डिड नॉट वेंट टू सी द पिक्चर। अब देखिए, जब भी मैं अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस आई डिड नॉट के साथ बनेगा या फिर डिड नॉट होगा तो उसके बाद डिड के बाद हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए वेंट ना आकर क्या आएगा, गो आएगा। ठीक है बच्चों, अब 13 पढ़िए। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 क्वेश्चन है, ही वेंट टू सी द पिक्चर विद हिज फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पर आते हैं, ही वेंट वह गया, ठीक है, टू सी द पिक्चर, पिक्चर कह लो या फिर मूवी कह लो, एक ही बात है, मूवी या फिर पिक्चर, विद हिज फैमिली मेंबर्स। देखिए जो फैमिली होती है वो खुद कलेक्टिव नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होने की वजह से इसमें खुद मेंबर्स इंक्लूड हो गए, इसलिए हम मेंबर का यूज नहीं करेंगे मेंबर्स का। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा, ही वेंट टू सी द पिक्चर विद हिज फैमिली। यहाँ तक बात आई समझ में बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनिम्स बताना है रिमेडी। अब वर्ड है हमारे पास रिमेडी। अब जैसे आप सभी को पता है रिमेडी का मतलब क्या होता है, रिमेडी का मतलब होता है उपचार, उपचार। और इसका सिनोनिम, इसका सीधा सीधा मतलब आता है क्योर से, क्योर। और इसमें वर्ड दे रखा है डी क्योर। मेडिसिन तो दवाई से रिलेटेड हो गया, हर्ब आपकी औषधि से रिलेटेड होगी, ये भी एक मेडिसिन होती है। और सब्सटीट्यूट तो अलग करना होता है, तो यहाँ पर आ गई क्योर। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कैओस। अब कैओस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, मतलब उथल पुथल हो जाना, भगदड़ हो जाना, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं कैओस का। तो इसका सिनोनिम बताना, तो ब्लैंक का मतलब तो खाली होता है, ये नहीं होगा। गैप का मतलब भी खाली होता है, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। और डिफरेंस, डिफरेंस भी एक खाली के सेंस में आता है, सिनोनिम्स कह सकते हैं। बट यहाँ पर आंसर होगा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है जो चीज ऑर्डर में ना हो, इधर उधर फैल जाए, उन्हें हम कैओस बोलते हैं। चलिए बच्चों 16 क्वेश्चन। अब 16 क्वेश्चन है हमारा ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट। ठीक है बच्चों, अगर ये लाइट से रिलेट कर रहा है तो ये शाइनिंग करेगा, तो शाइनिंग भी कह सकते हैं। तो सैडी नहीं होगा, डार्क नहीं होगा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसे अस्पष्ट लगा लेना। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा ब्राइट। ल्यूमिनियस का मतलब होता है चमकीला, चमकने वाला, तो ब्राइट का मतलब भी चमकने वाला। तो सिनोनिम्स हो गया। 17 क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर लिख रहा है चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस बताइए जो पंक्चुएटेड हो। तो सी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब हमें पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशंस में स्ट्रक्चर क्या होती है, सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पर कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमाज है। यहाँ पर कोमा है, यहाँ इन्वर्टेड कोमाज नहीं है, और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और यहाँ बिल्कुल अच्छा सही तरीके से पंक्चुएटेड है, तो हम लगाएंगे डी ऑप्शन। सही है बच्चों। चलो अपना स्कोर जरूर बताना आप कमेंट बॉक्स में कितना रहा। टेस्ट अच्छा लगा हो तो मैं आगे भी और प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और इससे लेवल बढ़ता जाएगा आपको धीरे धीरे। अब हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको क्या होता है बच्चों, पैसेज दिया जाएगा आपको। इसमें कितनी भी लाइन हो सकती है, 6 से 7 लाइन एवरेज रहती है, 7 से 8 हो सकती है, 6 से 7 हो सकती है। और उसमें एक पैराग्राफ होता है जो हमें पढ़ के उसी में से क्वेश्चंस होते हैं, या तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे बेस हो सकते हैं, या फिर उसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो हम इन्हें करेंगे फिलहाल। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आप पैसेज करने जाओ बच्चों, तो उससे पहले आप उसके क्वेश्चनों पर एक बार नजर मार लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। तो मैं 18 क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वेयर वाज द सीट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो जब भी हम पैसेज पढ़ेंगे तो जहां भी सिविलाइजेशन या फिर यूरोपियन आएगा वो हम देख लेंगे कि अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद 19 था, एथेंस वाज इन द सेंटर ऑफ यूरोप। अब ये वाला वर्ड भी हम देख लेंगे ध्यान में। अब 20 है, मोर रेस्पेक्ट वाज पेड इन एथेंस टू। तो हमने तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए, और जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब हमें ध्यान आता रहेगा कि अच्छा किससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे। तो चलिए अब मैं पैसेज पढ़ना स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। और पैसेज है, For many years in the past, Athens was
द सीट ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड सिविलाइजेशन, दो इट डिड नॉट stand it did not stand in the center of the continent. It profited greatly as a neighbor to the mysterious east. Here respect was paid not to the kings and problems but to the man of genius and ability. Here people came from far and wide to gain wisdom. अब देखो बच्चों, एक बार हमने रीड कर लिया, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तब आपके ध्यान में आ जाएगा, और 20 मिनट दिए होते हैं, टाइम इनफ होता है आपके पास इंग्लिश में, तो टाइम की टेंशन नहीं है, बस आपको अच्छे से सही करके आने। तो यहाँ पर हमने पढ़ने की कोशिश करी कि जो यूरोपियन लिटरेचर था, सिविलाइजेशन हमने यहाँ पढ़ा और उसका सेंटर पढ़ा कि यहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हमने ये देखा कि किसको ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, पेड होती है। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। तो 18 क्वेश्चन क्या था हमारा स्पेसिफिक, पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द सीट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब कहां पर थी, पेरिस का कहीं नाम नहीं आया, लंदन का कहीं नाम नहीं आया, और ना इसका आया, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन, एथेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एथेंस वाज इन द सेंटर ऑफ यूरोप। अब इन्हें पूछा है कि क्या एथेंस जो है वो सेंटर में है यूरोप के। अब यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि दो इट इज डिड नॉट स्टैंड इन द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए 20 क्वेश्चन है, मोर रेस्पेक्ट वाज पेड इन एथेंस टू। अब किंग को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, नोबल मैन को, जेनियस मैन को, या कंट्रियर को, कोर्टियर को, तो क्या आएगा। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था, हेयर रेस्पेक्ट वाज पेड टू द किंग्स, नॉट टू द किंग्स एंड नोबल मैन बट टू द मैन ऑफ जीनियस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी आंसर। अब बात आई समझ में, आपको अच्छे लगेंगे सॉल्यूशन, आप जरूर स्कोर को बताना। और इसी तरीके के यदि आप मॉक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी अपडेट होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी ना बच्चों की, वो सब शेयर करने वाला हूँ। और इस पर आपको वोकैब के अच्छे अच्छे तरीके से याद करने के लिए वर्ड मिल जाएंगे, आपको टॉप 100 सीरीज मिल जाएगी, जहाँ आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं और अपने नंबरों को एनहेंस कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज भी हमने यहाँ पर एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है 8 से 9 मिनट की कमांडो सीरीज में, आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि उसके बाद भी कोई भी फॉर्म से रिलेटेड या सिलेक्शन से, ज्वाइनिंग से, एयरफोर्स की कोई भी बात हो, आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैंने आपके लिए नंबर लिख दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। लेकिन पहले आपको नेम और एयरफोर्स के लिए किस चीज के लिए हो, एक्स और वाई ग्रुप के लिए, ये बताकर अपनी प्रॉब्लम बतानी है। फिर मैं जितना भी मेरे पास गाइडेंस होगी या जितना भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।